अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करते हैं जो चैप्टर 1 था मेरियन वाले बॉक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन जिसमें हमारे पास वो कहते हैं कि रोटेशन मैट्रिक्स, अगर मैं इसमें पहले इसको मिनिमाइज करूँ, फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट रोटेट द एक्सिस x3 ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम at 45 toward x1 around the x2 एक्सिस। देखें इसमें हमारे पास कि हमने एक x2 एक्सिस, फॉर एग्जाम्पल ये x2 एक्सिस है और ये जो है हमारे पास x1 है, बल्कि यहाँ पे ये जो डायग्राम इसमें हम इधर से एवेल्यूएट कर लेते हैं कि ये x2 एक्सिस है और ये हमारे पास x1 एक्सिस है और ये हमारे पास x3 एक्सिस है ओरिजिनल। अब वो कहता है कि जो x3 है वो रोटेट हुआ 45 डिग्री टुवर्ड x1, तो जो x3 है वो रोटेट हुआ, ये देखें 45 डिग्री टुवर्ड x1, और x1 जारी बात है ये रोटेट हुआ फॉरवर्ड 45 एंगल पे, ठीक है, अराउंड द x2 एक्सिस। इस बात को ज़रा आपने माइंड में रखना है। अराउंड द x2 एक्सिस मीन कि ये जो एक्सिस है ये चेंज नहीं हुआ, ये अभी क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जी तीनों क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, इसमें x1 और x3 एक दूसरे की तरफ मूव करके 45 एंगल से, लेकिन जो x2 एक्सिस है वो इन जो हमारे पास जितने न्यू शिफ्टेड पॉइंट है x1 प्राइम, x1, x3 और x3 प्राइम, इनके साथ अभी भी एंगल 90 है। क्यों? क्योंकि अब देखें इसमें हमारे पास ये दो वेक्टर के बीच में तो रोटेशन हो रही है, लेकिन जो थर्ड है ये वाला इसकी अराउंड हो रही है, ठीक है, मीन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो रही है इस एक्सिस के अराउंड, लेकिन ये क्या है, ये 90 का एंगल बना रहा है, चाहे ये एक दूसरे के इस डायरेक्शन में मूव करें, इस डायरेक्शन में मूव करें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसके एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जो कि हमारे पास x2 एक्सिस है। अब जो है क्योंकि हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि रोटेशन मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी है, तो रोटेशन मैट्रिक्स रोटेशन मैट्रिक्स अगर आप रिकॉल करें, हमारे पास जो मैट्रिक्स आया था तो उसमें हमने लैम्डा 1 1, लैम्डा 1 2, लैम्डा 1 3, लैम्डा 2 1, ये हमारे पास इसकी एंट्रीज़ है। तो लैम्डा 1 1 क्या था, इसमें हमारे पास पहला जो इसकी एंट्रीज है वो प्राइम का था और दूसरा अन प्राइम, मीन काज ऑफ एंगल जो x1 प्राइम एंड x1 के बीच में, काज ऑफ x, ये फर्स्ट एंट्रीज 1 प्राइम को और दूसरा अनप्राइम्ड है। इसमें हमारे पास 1 प्राइम और दूसरा 2 क्या है, अनप्राइम है। तो काज ऑफ एंगल बिटवीन x1 प्राइम एंड x1 प्राइम और x, इसका काज क्या होगा 45, जो कि 1 और अंडर 2, लैम्डा 1 2, देखिए लैम्डा 1 2, इस मीन 1 का प्राइम और 2 का अनप्राइम, मीन काज ऑफ x1 प्राइम एंड x2, x1 प्राइम ये है और x2 के बीच में, ये अभी मैंने बताया कि ये इसके बीच में एंगल कोई चेंज नहीं हुआ, ये क्या अराउंड दिस एक्सिस, इस एक्सिस के, क्योंकि इसके अराउंड हमारे पास ये बाकी दो वेक्टर प्लेन में चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये जो वेक्टर है परपेंडिकुलर, तो इसका एंगल और इसका एंगल 45 काज 45 0, लैम्डा 1 3, इसमें हमारे पास जो काज यानी x1 का प्राइम एंड x3 काज ऑफ एंगल किसके बीच में, x1 का प्राइम और x3 के बीच में, तो x1 का प्राइम और x3 के बीच में आप देखें ये x3 है, इसमें ये एंगल हमारे पास क्या है 45, ठीक है, और ये भी ये जो बीच में ये इन दो के बीच में हमारे पास जो एंगल है ये आप इसमें ऐड करेंगे तो 130 उसमें बनेगा। तो फिर जो है अगर मैं यहाँ पे ये अरेस्ट कर दूँ ताकि हम ये एंगल कैलकुलेट कर लें, x1 प्राइम एंड x3, ये पहला वाला प्राइम और दूसरा x1 प्राइम हमारे पास ये है और x3 हमारे पास ये है, तो इन दोनों में ये भी एंगल हमारे पास x1 प्राइम ये 45 और ये जो हमारे पास x3 ये हमारे पास क्या है इन दोनों के बीच में 90, तो 90 प्लस 45 ये 135 बनेगा। तो आप काज ऑफ 135 ये वैल्यूज लिख लेंगे। इस तरीके से हमारे पास लैम्डा 2 1 काज ऑफ x2 प्राइम, ये 2 जो है प्राइम को रिप्रेजेंट करता है, 2 ये होगा x2 प्राइम एक्सिस, और जो दूसरा इसका एंट्रीज है 1 ये क्या है एन यानी x1 है। तो काज ऑफ एंगल बिटवीन x2 प्राइम एंड x2 प्राइम हमारे पास ये है और x1 हमारे पास ये, मैंने अभी बताया कि जो अराउंड x2 एक्सिस है, इसका मतलब है कि x2 एक्सिस के साथ किसी भी
वेक्टर का किसी भी एक्सिस का एंगल चेंज नहीं हुआ, अभी वही 90 है, परपेंडिकुलर है, तो ये मीन इसका एंगल भी 90, तो cos 90 0। और इस तरीके से बात जो भी वेक्टर है आप देख लें, लैम्डा 3 2 लैम्डा 3 3, सिर्फ ये चीज़ याद माइंड में रखनी है कि जो पहला इंडिसेस है वो प्राइम को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा इंडिसेस है वो अनप्राइम हमारे पास एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे होगा x3 प्राइम, यहाँ पे हमारे पास होगा x3 प्राइम और यहाँ पे दूसरा हमारे पास x3 होगा। तो एंगल बिटवीन x3 प्राइम एंड x3 जो होगा उसका हमने कोसाइन लेना है और यहाँ पे इसकी वैल्यूज ले लें। तो इस तरीके से हमारे पास ये रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल्स है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। वो आइडेंटिटीज़ कौन सी है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। और जो हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्राइम, cos बीटा एंड cos बीटा प्राइम, cos गामा एंड cos गामा प्राइम। ये हमने बुक में सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखी थी कि जो हमारे पास कोसाइन एंगल है ये आइडेंटिटीज़ सेटिस्फाई करती हैं ये वाली। तो अभी हम ना इसका प्रूफ देखते हैं। जो फर्स्ट है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, उसका पहले प्रूफ कि ये हमारे पास लेट करते हैं कि 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। एक को हम x1 कह देते हैं, एक हम x2 कह देते हैं और एक हम जी x3 कह देते हैं। तो जो x1 जो है, x1 के साथ हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो उस जो हमारे पास वेक्टर है उसका एंगल हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये वेक्टर है कोई जिसको हमने लिखा है OE से। x1 एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है ये देखें, यहाँ से अल्फ़ा, और x2 इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है? बीटा। और जो x3 इसके साथ कौन सा वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है? गामा। यानी OE वेक्टर है जिसके साथ x3 एक्सिस कौन सा एंगल बना रहा है? गामा। x2 हमारे पास इसके साथ बीटा और x1 हमारे पास इसके साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये लिखें OE की हमारे पास ये O यानी ये जो OA होगा तो हमारे पास जो ये OE वेक्टर इसका क्या होगा? cos ऑफ अल्फ़ा, यानी हमारे पास इसका जो cos साइन कंपोनेंट होगा OE को अगर आप इसका x कंपोनेंट लेंगे तो OE cos ऑफ अल्फ़ा इस डायरेक्शन में, तो OA क्या हमारे पास जाएगा? OE cos ऑफ अल्फ़ा। इस तरीके से जब OB यानी ये वाली लेंथ लेंगे तो ज़ाहिर बात है इस एक्सिस इसमें हमारे पास क्या होगा? OE cos ऑफ बीटा, इसका cos कंपोनेंट आएगा। हमेशा इस एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है? cos, और सामने वाला जो है वो साइन होता है। लेकिन हम क्योंकि हम म्यूचुअली इस जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग-अलग डील करेंगे। और OD जो कि क्या है? ये वाला एंगल है OD, ये ऊपर वाला ये वाला। तो अगर आप इस OE वेक्टर जो है इसका 2 कंपोनेंट लेंगे तो OE cos गामा जो कि होगा OD की इक्वल। अब क्या करें, आप इसमें आप इनके अलग-अलग का सबका स्क्वायर ले लें, इसकी साइड का स्क्वायर और इनका स्क्वायर और उनको सम करें तो ये OE स्क्वायर आपके पास कॉमन आ जाएगा और बाकी cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा और यहाँ पे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर और D स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है कि इसमें जो हमारे पास OA स्क्वायर है ये अगर मैं रेस कर दूं, कहते हैं कि जो OA स्क्वायर है ये OA प्लस OB ये क्या है? ये किसकी इक्वल है? OC की इक्वल है। ठीक है, ये क्या है? इन दो के परपेंडिकुलर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, इसको हमने लिखा है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, जस्ट इसको हमने लिखा OC के स्क्वायर के। और जो फिर भी क्या बनेगा ये हमारे पास इसकी जगह हम लिखेंगे OC स्क्वायर प्लस OD, क्योंकि हमने OA का स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर की जगह क्या लिखा? OC का स्क्वायर, जो बनेगा OC का स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर अपनी जगह पे इज इक्वल टू, तो OC और दूसरा हमारे पास है OD, ये वाला OD, तो OC और OD इसकी किसकी इक्वल होगा? OE की इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर ये बन रहा है यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो यहाँ से आप देखें हमने जरा OA ये परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारे पास ये प्लेन क्या बन रही थी जो x1 और x2 प्लेन, एक ये और ये, इनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास कौन सा बन रहा है? ये। फिर हमने इसका OD और OC का जो परपेंडिकुलर वो कौन सा प्लेन बने? OE, जो कि हमारे पास OE स्क्वायर आता है। अब हम इसकी जगह जहाँ भी हमारे पास ये वेक्टर होंगे OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो ये OA प्लस OB की जगह क्या आ जाएगा? OC स्क्वायर, और
ओ डी अपनी जगह पे ओ डी स्क्वायर, इसकी जगह क्या होगा ओ ई स्क्वायर, तो ओ ई स्क्वायर इसकी जगह क्या पुट करेंगे ओ ई स्क्वायर, तो ओ ई स्क्वायर ये और ये ओ ई स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा का स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर बीटा प्लस का स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, क्योंकि राइट साइड पर का ओ ई स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी थी, ये उन्होंने यहाँ पे लिखा है का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर बीटा। जो सेकंड आइडेंटिटी है ये हमारे पास क्या है कि जो अगर मैं इस आइडेंटिटी को दोबारा ये काज थीटा इज इक्वल टू काज ऑफ अल्फा प्राइम, काज ऑफ बीटा प्राइम, काज ऑफ गेमा एंड काज ऑफ गेमा प्राइम। इसमें हमने थोड़ा बहुत अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये हमारे पास वेक्टर थे x1 और आप इसको क्या दें x2 और इस तरीके से आप इसको कोई नाम दे दें x3। फिर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर था जिसके हमारे पास कोई एंगल इसकी अकॉर्डिंग अल्फ़ा था और फिर दूसरी के साथ बीटा था और इसकी अकॉर्डिंग गेमा था। फिर हमारे पास ये वेक्टर मूव कर गया यहाँ पे इस एंगल थीटा के साथ, ठीक है, इस एंगल थीटा के साथ, और फिर इसके जो है हमारे पास जो एंगल है यानी इसको हमने जारी बात है अब प्राइम से लिखना था तो ये पी प्राइम हो गया था और ये हमारे पास इसका पहला पॉइंट पी था। तो जारी बात है भाई जो एंगल होगा इसका अल्फ़ा प्राइम होगा, इसके साथ जो एंगल बीटा प्राइम होगा और इसके साथ गेमा प्राइम होगा। तो ये उसने कहता है कि ये जो एंगल है, ये जो न्यू एंगल बने काज ऑफ थीटा, ये क्या होगा दोनों के प्रोडक्ट का काज अल्फा प्राइम, काज बीटा प्राइम, काज गेमा एंड काज गेमा प्राइम। तो इसको हमने प्रूव करना है जी। तो यही वही दो वेक्टर हैं कि हमारे पास ओ ई, एक हमारे पास उन्होंने लिए x1 एक्सिस, एक x2 और एक x3 जो कि इस डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ओ ई एक हमारे पास वेक्टर है ओ ई प्राइम, इसको जब हमने रोटेट किया ओ ई से तो हमारे पास क्या आएगा, कहते हैं फर्स्ट वी हैव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के ओ ई जिस वेक्टर का स्क्वायर यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, ये जस्ट लॉ ऑफ कोसाइन है और कुछ नहीं है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर हो और एक एंगल गिवन हो तो आप कैसे इनको फाइंड करते हैं। यानी एक हमारे पास वेक्टर, इसको मैं लिख लेता हूँ ओ एंड ई, और जो दूसरा वेक्टर है हमारे पास ये हमारे पास इसको हम लिख लेते हैं ई प्राइम से। तो और ये जो हमारे पास वेक्टर एक और होगा, एक परपेंडिकुलर नहीं है, जस्ट लाइक फॉर ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल कोई थीटा है। तो आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है कि ओ ई का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर एंड माइनस 2 ओ ई प्राइम 2 ओ ई काज ऑफ थीटा बिटवीन दैम इज इक्वल टू दिस वेक्टर का स्क्वायर। ये लॉ ऑफ कोसाइन आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो ये हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया है इन दो वेक्टर के बीच के लिए, ठीक है फर्स्ट। अब वो कहता है कि जो ई प्राइम का स्क्वायर है ये हम एक और तरीके से भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ताकि हम फिर ये ई प्राइम का स्क्वायर और जो ये दूसरे वाला है जो दूसरे वेक्टर शिफ्टेड वेक्टर से, इससे भी हम फाइंड करते हैं। तो दोनों को एक साइड इक्वल होगी तो दूसरी साइड को भी हम इक्वल पुट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो ओ ई प्राइम जो है हमारे पास ई प्राइम का स्क्वायर ये वाला, इसमें आप देखें कि अगर ये वेक्टर जो है ई और ई प्राइम, पहले देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था x1 जो x2 ये ओ बी प्राइम था। जब वेक्टर चेंज हो गया तो फिर क्या हो गया हमारे पास ये न्यू वेक्टर जो कि क्योंकि इसका हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर यहाँ पे आएगा जो कि ओ बी, तो ओ बी प्राइम माइनस ओ बी का स्क्वायर, और जो इस एक्सिस के अलॉन्ग पहले हमारे पास था ओ ए, फिर जब ये शिफ्ट हो गया तो ये नए पोजीशन पे आ गया ओ ए प्राइम माइनस ओ ए, तो ओ ए प्राइम माइनस ओ ए। इस तरीके से जब ये वेक्टर देखें आप इस वेक्टर का लेंगे तो ये कोई बनेगा ओ डी प्राइम और दूसरे का हमारे पास ओ डी बनेगा। तो दोनों का क्योंकि x1 के अलॉन्ग जो चेंज आया, x2 के अलॉन्ग जो चेंज आया और x3 के अलॉन्ग चेंज आया वो हमारे पास इस ई प्राइम की इक्वल होगा। अगर आप यहाँ पे मैं मेरी बात जो है ना समझे हो तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, ताकि कि जब आप ई जो है चेंज होता है ई प्राइम को तो फिर आपके पास ज़ाहिर बात है इसके जो कंपोनेंट होंगे यानी एक्स के अलॉन्ग जो कंपोनेंट इसका कंपोनेंट और जो शिफ्ट इन दोनों में भी डिफरेंस होगा। तो x2 के अलॉन्ग
और जो x1 की लॉन्ग वो होगा ओ ए प्राइम और माइनस ओ ए, और इस तरीके से जो d का कंपोनेंट होगा वो भी इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होगी। यानी अगर आप इधर कंपोनेंट ड्रा करें, यहाँ भी रिजॉल्व करें, तो फिर जो हमारे पास इसके लॉन्ग x3 के लॉन्ग दोनों कंपोनेंट यानी बिफोर रोटेशन एंड आफ्टर रोटेशन, तो ओ बी प्राइम माइनस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए प्राइम माइनस ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी प्राइम माइनस ओ डी का स्क्वायर। ये हमने x3 के लॉन्ग के लिए बिफोर रोटेशन ये वाला कंपोनेंट था और आफ्टर रोटेशन ये वाला, और इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब ओ बी प्राइम क्या है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ओ बी प्राइम, तो ओ बी प्राइम हमारे पास देखें जब भी आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, तो हमारे पास ये जो ओ बी प्राइम है ये इसका काज वाला कंपोनेंट, तो ओ बी प्राइम विल बी इक्वल टू, यानी अगर आपके पास यहाँ पे हो ई प्राइम और इस तरीके से यहाँ पे ओ हो और यहाँ पे आप इसका एक्सेस परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये आपके पास बनेगा इसका ओ काज कंपोनेंट ओ बी, जो कि किसके लाएंगे ओ बी प्राइम के लाएंगे, तो ओ बी प्राइम होगा ओ ई प्राइम काज बीटा प्राइम जो हमारे पास एंगल है माइनस ओ बी क्योंकि हमारे पास जो पहले वाला कंपोनेंट ओ ई वो ओ ई होगा ये वाला ओ ई, और ये हमारे पास होगा काज बीटा प्लस सिमिलरली इसके लिए हमने करना है और इसके लिए हमने कर लेना है क्योंकि अब जो है ना हमारे पास ओ ई प्राइम काज गेमा होगा और यहाँ पे काज गेमा, यहाँ पे काज गेमा प्राइम। तो ये जो है आप जो शिफ्टेड वेक्टर हैं इनके हम एक्स कंपोनेंट का इस तरीके से चेंज जो है ना ले लेंगे। तो फिर जो है हम क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है इनका अलग-अलग स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, इनका इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और कुछ कॉमन आएंगी यहाँ तक, और आप जब देखेंगे तो ओ ई प्राइम का स्क्वायर पहले में कॉमन आएगा, दूसरे में भी कॉमन आएगा, और इस तरीके से ये 2 ओ ई प्राइम जो है कॉमन आ जाएगा। तो इसमें हम दोनों को क्या कर लेंगे, ये का स्क्वायर ये हमने प्रूव किया 1 की इक्वल है, ये भी 1 की इक्वल है, तो ओ ई प्राइम का स्क्वायर ओ ई प्राइम का स्क्वायर और ओ ई प्राइम, तो ये आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब ये किसकी इक्वल था, ई प्राइम की इक्वल था। अब जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन है उसके साथ हम क्या कर लेंगे, पर ये कंपेयर कर लेंगे। ई प्राइम का स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल आया, इस चीज़ की इक्वल आया, ठीक है। और जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन थी वो हमारे पास कुछ यूँ थी, ओ ई स्क्वायर प्लस ओ ई प्राइम का स्क्वायर माइनस 2 ओ ई प्राइम का थीटा इज इक्वल टू दिस। तो अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड में ये चीज़ भी इक्वल आ रही है, तो ये जो चीज़ है ये भी इक्वल है काज थीटा जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है। इस इक्वेशन से आप ज़रा ये कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो ये हमारे पास काज थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म आ रहा है, ये टर्म भी वहाँ पे मौजूद है, ये भी मौजूद है और ये टर्म एक साइड पे मौजूद है, तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे। तो आई थिंक्स कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट रोटेट एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री अबाउट एन एक्सिस मेकिंग इक्वल एंगल विद द ओरिजिनल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें और कुछ नहीं है कि हमारे पास E1, E2 और E3 कहते हैं कि ये इक्वल तीनों एक्सिस इक्वल चेंज हुआ है। E1 जो है, E2 और E3 इनमें कितना चेंज आया है, एंगल 120 का। मीन आप देखें अगर आप ये भी 120 का एंगल है, ये भी 120 का एंगल है, ये भी 120 का है, तीनों एक एंगल इक्वल चेंज हुआ है। मीन ये वेक्टर इधर आ गया है, ये वेक्टर इधर आ गया है, ये वेक्टर इधर आ गया है, तो इसकी कुछ यूँ वाली पोजीशन बनेगी। यानी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें देखूँ तो फिर हमारे पास बनेगा ये E1 इसकी जगह पे आ जाएगा और E3 इसकी जगह पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे E3 प्राइम होने लिखा है। E1 यहाँ पे आएगा, E1 प्राइम बनेगा और E2 इधर आ जाएगा, E2 प्राइम बनेगा, ठीक है। अब हमें पता है हमें वो हमारे पास जो लैम्डा मैट्रिसेस है हमने सिर्फ वही फाइंड करना है। तो हमारे पास होगा लैम्डा 1 होता है काज ऑफ E1 प्राइम एंड E1, यहाँ पे काज ऑफ लैम्डा 1 2 होता है, यानी लैम्डा 1 2 मीन 1 का प्राइम एक्सेस एंड 2 का अनप्राइम एक्सेस, यानी काज ऑफ E1 प्राइम एंड E2, ये अनप्राइम होता है और ये प्राइम होता है। तो आप देखें यहाँ पे ये हमें पता है कि एंगल कितना चेंज हुआ है, 90 का। तो 90 का जो E1 प्राइम एंड E1 के बीच में कितना एंगल होगा, तो E1 प्राइम आपका ज़रा ये हम देख लेते हैं E1 प्राइम कहाँ पे पड़ा है और E1 कहाँ पे है। तो बिफोर रोटेशन और आफ्टर रोटेशन को जस्ट हमने चीज़ देख लेना है और एंगल चेंज कर। E1 कहाँ पे है, E1 यहाँ पे है, E1 प्राइम कहाँ पे है, यहाँ पे। तो दोनों में आप देखें एंगल कितना आ रहा है, E1 इधर पड़ा है यानी इस यहाँ पे इसके पैरेलल में, और E1 ये है। तो ये E1 प्राइम और E1 में एंगल मुझे तो यहाँ पे इसमें 90 का एंगल लग रहा है, क्योंकि
इसके पैरेलल और ये क्या है 90 का एंगल है, तो cos ऑफ 90 0, ठीक है। E1 प्राइम और E2, तो E1 प्राइम क्या है, E1 प्राइम हमारे पास ये है और E2 कौन सा है, E2 हमारे पास ये है, E2 ये है और E1 प्राइम ये है, दोनों में एंगल 0 है तो cos 0 1 की इक्वल। और यहाँ पे देखें E1 प्राइम एंड E3, E1 प्राइम हमारे पास ये इस डायरेक्शन में, E3 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये, तो दोनों में एंगल 90 का है तो ये cos 90 0। इस तरीके से आप बाकी भी इसके फाइंड कर लें तो ये आपके पास एक मैट्रिसेस आ जाएगा जी। इसके बाद जो है ये जो बाकी इसकी कंपोनेंट है ये भी आप उम्मीद करता हूँ आप फाइंड कर लेंगे। सिर्फ हमने इन दो जो रोटेशन वाले एंगल वेक्टर्स हैं इनके बीच में सिर्फ एंगल ही नोट करना है, यानी हमारे पास सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन जो वेक्टर एक्सेस है यहाँ पे क्लियरली शो हो रहे हैं कि कौन सा वेक्टर में कौन सा एंगल है, इसमें कोई इशू नहीं है। कि देखें E1 भी गिवन है, आपको E2 भी गिवन है, तो E2 और E1 प्राइम के बीच में एंगल सेम है, E2 प्राइम और E3 में दोनों पैरेलल हो रहे हैं तो इसमें एंगल 0 है, E2 प्राइम और E1 में एंगल 90 है, तो ये ज़रा आप यहाँ से इसमें कर लेंगे। क्वेश्चन 5 जो कि हमारा चैप्टर 1 का है, शो बाई डायरेक्ट एक्सपेंशन दैट लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर सिंपलिसिटी टेक लैम्डा टू बी 2 डायमेंशनल ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो हमने लैम्डा को यानी जो हमारे पास डायमेंशनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेना है और फिर फाइंड करना है कि इसका मॉड स्क्वायर क्या है, 1 के इक्वल है। तो जी पहले हमने 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स लिया, लैम्डा 1 1 लैम्डा 1 2, इसका मॉड हमने इस तरीके से ले सकते हैं। फिर लैम्डा को खुद से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ये टर्म मल्टीप्लाई बाय अगर दोबारा यही टर्म आएगी, यानी यहाँ पे ये टर्म क्योंकि सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होगी लैम्डा स्क्वायर के लिए, तो ये आपके पास क्रॉस टर्म इस तरह की लैम्डा 1 1 का स्क्वायर, लैम्डा 1 1 2 2 स्क्वायर, दो टर्म सिमिलर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये जो है ना टर्म बाई टर्म बन जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है। आप सेल्फ लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी टर्म बन रही हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें कॉमन लेंगे, लैम्डा 2 2 स्क्वायर भी कॉमन लिया है, लैम्डा 2 1 का स्क्वायर भी कॉमन आ गया है, और माइनस लैम्डा 1 1 का स्क्वायर, लैम्डा 2 1 का स्क्वायर प्लस दिस, ये कुछ चीज़ें जो है आप यहाँ से इसमें से कॉमन ले सकते हैं। लैम्डा 2 2 स्क्वायर, लैम्डा 2 1 का स्क्वायर और इस तरीके से ये। तो इसके बाद अगर आप लैम्डा 2 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 1 का स्क्वायर इन इक्वेशन में थोड़ा देखें, ये देखें लैम्डा 1 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 2 स्क्वायर इधर भी है, इसमें है, ये दोनों आप कॉमन ले लेंगे और बाकी क्या बचेगा, ये लैम्डा 2 1 का स्क्वायर प्लस ये बच जाएगी। और ये क्या है, ये तो एक होल स्क्वायर बन रही है, ये वाली लैम्डा 1 1 लैम्डा 2 1 प्लस लैम्डा 1 2 लैम्डा 2 2 होल स्क्वायर बन रही है। अब हमने ये बताया गया था कि ये जो लैम्डा है ये एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, तो इट मीन्स कि इसके जो इंडिसेस हैं वो ये प्रॉपर्टीज़ पे पूरा उतरेंगे। वो क्या है, इसकी सम ऑफ लैम्डा आई जे लैम्डा के जे इज इक्वल टू आई के। उसमें अगर हमारे पास ये है कि अगर आई इज इक्वल टू के है या जाता है तो ये 0 की इक्वल हो जाता है, और आई इक्वल टू के आई इक्वल के इक्वल हो तो 1 आता है, आई इज इक्वल टू के इक्वल नहीं है तो 0। इट मीन्स यहाँ पे अगर देखें कि आई इज इक्वल टू के पे ये 1 है, तो ये जिसका फर्स्ट इंडेक्स है और इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है ये इक्वल होंगे तो फिर ये 1 की इक्वल होगा, अगर इक्वल नहीं है तो ये 0 की इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें जो लैम्डा 1 1 है इसको अगर आप 2 दफ़ा लिखें तो एक दफ़ा आएगा लैम्डा 1 1 और दूसरी दफ़ा आएगा लैम्डा 1 1। तो यहाँ से देखें इसका आई फर्स्ट इंडिसेस, इसका सेकंड इंडिसेस, ये लैम्डा आई और इसका के, यानी फर्स्ट इंडिसेस दोनों लैम्डा का इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब ये आई इज इक्वल टू के पे 1 होगा। तो इसका देखें पहला इंडिसेस इक्वल और इसका पहला इंडिसेस ये तो इक्वल है, इट मीन ये तो 1 देगा। लैम्डा 1 2 और लैम्डा 1 2 इसको ज़रा आप देखें, लैम्डा 1 2 और लैम्डा 1 2, तो इसका पहला इंडिसेस देखें और इसका लैम्डा का पहला इंडिसेस इक्वल है, तो इट मीन ये भी 1 दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लैम्डा 2 2 और इसमें भी देखिए लैम्डा 2 1, तो इसमें कुछ टर्म जो है आपके पास 0 आएगी और कुछ जो है नॉन ज़ीरो होगी। तो ये वाली जो है इसमें हमारे पास इसका जो फर्स्ट इंडिसेस है, इसका फर्स्ट इंडिसेस है, ये तो नॉन इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये ऑर्थोगोनल होंगे तो ये 0 के इक्वल होंगे। और इसका जो फर्स्ट इंडिसेस है, इसका फर्स्ट इंडिसेस है, ये 2 इक्वल नहीं है, तो इट मीन ये भी क्या हो जाएंगी 0 अकॉर्डिंग टू
ऑर्थोगोनल कंडीशन की अगर आई और के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स वो ज़ीरो क्यों करें, क्योंकि इसका फर्स्ट इंडिसेस और इसका फर्स्ट इंडिसेस इक्वल होना ज़रूरी है। तो इसमें ये टर्म हमारे पास 0 0 हो रही है और ये टर्म हमारे पास 1 1 की इक्वल हो रही है। तो अगर ये इक्वल है तो फिर क्या होगा, इज़ इक्वल टू 1। तो इट मीन्स कि ये जो सारा इनका रिज़ल्ट आ रहा है ये किसकी इक्वल आ रहा है, ये तो 1 की इक्वल आ रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये टर्म भी 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूव हो जाएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड था जी। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं और फिर जो है हम स्टॉप कर लेंगे और बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। कहते हैं शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द रिक्वायरमेंट दैट द ट्रांसफॉर्मेशन लीव्स अनचेंज द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। हाँ जी, कि आप जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, प्राइम में हो या अन प्राइम में हो, तो जो लेंथ ऑफ ए वेक्टर होगा वो तो वही रहेगा। मीन्स आप x1 x2 एंड x3 जो आफ्टर रोटेशन जो आपको मिलेगा x1 प्राइम x2 प्राइम एंड x3 प्राइम, जो लेंथ ऑफ ए वेक्टर होगा वो वही रहेगा, ठीक है। हाँ, एक कोऑर्डिनेट्स की जो हमारे पास फॉर्मेशन है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, तो ये हमने प्रूव करना है। तो जी ये भी हमारे पास यानी लेमडा आई जे लेमडा के ये भी के पार्ट्स में ये हम यूज़ करेंगे। तो कहते हैं द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन द एक्स जे एंड एक्स जे प्राइम। हाँ जी, तो लेंथ अगर हम एक्स जे फ्रेम उसमें देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सम ऑफ जे एंड एक्स जे स्क्वायर, ये देखिए इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है, ये भी कॉम्पैक्ट फॉर्म है कि आप लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से आप x2 का स्क्वायर और इस तरीके से प्लस x3 का स्क्वायर, और जो है क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर होता है तो मॉड आ जाएगा। अगर इसको हम सम की फॉर्म में लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम फिर इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो वो कहता है कि लेंथ इक्वल इफ एल इज इक्वल टू एल प्राइम, अगर लेंथ इक्वल है तो कहता है कि इस प्रॉपर्टीज़ को फिर प्रूव करें, लेमडा आई जे लेमडा आई के इज इक्वल टू लेमडा जे के। ये जो है आपने प्रूव करना है अगर लेंथ इक्वल रहे, यानी आई यानी हमारे पास अनप्राइम में अनप्राइम्ड में अगर लेंथ इक्वल की कंडीशन होगी तो कहता है कि ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल होंगे। तो देखें अगर एल इज इक्वल टू एल प्राइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जे सम ऑफ एक्स जे का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई प्राइम का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन पहले से मौजूद है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है कि एक्स आई प्राइम इज इक्वल टू सम ऑफ लेमडा आई जे एंड एक्स जे, ठीक है, ये हमारे पास पहले से है। तो हमें यहाँ पे एक्स आई प्राइम नहीं चाहिए, हमें तो इसके का स्क्वायर चाहिए। तो मीन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई प्राइम को एक्स आई प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास ये टर्म बनेगी। तो जी, तो जब इसने खुद से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दो दफ़ा आ जाएगा लेमडा सम ऑफ आई लेमडा की सम के लेमडा आई के लेमडा एक्स के, और दूसरी तरह हमने दूसरी दफ़ा जब मल्टीप्लिकेशन का केस आया एक्स आई प्राइम को एक्स आई प्राइम से, तो इसके लिए हमने जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन इंडिसेस को लिखा आई एल और एक्स एल, और इधर हमने लिखा लेमडा आई के एंड एक्स के। तो जी, तो इसमें समेशन को बाहर ले लेंगे और लेमडास को इकट्ठा कर लेंगे और एक्स के और एक्स एल को हम इकट्ठा कर लेंगे। अब ये जो एक्स जे स्क्वायर आया है ये कब इक्वल होगा हमारे पास एक्स आई प्राइम के स्क्वायर की इक्वल, ये ज़रा अब हम देखते हैं। इसमें हमने यहाँ कुछ नहीं किया कि एल इज इक्वल टू एल प्राइम किया है, एक्स जे का स्क्वायर और इज इक्वल टू ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे कि अगर हम एल इज इक्वल टू एल प्राइम करेंगे, और हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देख ली कि एक्स आई प्राइम इज इक्वल टू सम ऑफ लेमडा आई जे एंड एक्स जे। तो हमें इस साइड को लेना था, तो जब इस को दो दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। हमने इस जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन इन दोनों के इंडिसेस को अलग-अलग लेके लेमडा आई के और लेमडा आई एल इसके लिए लिखा और एक्स एल लिखा। तो इसमें हमने ये दो इकट्ठा करना है और ये दो इकट्ठे करने हैं, क्योंकि हमें ये लेना था ये हमारे पास एक्स आई प्राइम का स्क्वायर और ये इसकी इक्वल आना चाहिए। तो जी, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स के और एक्स एल लेमडा आई के, तो ये जो हमारे पास ये वाली एड है कि
ये एक्स के, क्योंकि हमें यहाँ पे जे स्क्वायर चाहिए, तो जे एक्स जे स्क्वायर तब बनेगा कि जब के इज इक्वल टू एल, के इज इक्वल टू एल हो और इज इक्वल टू जे हो। तो के इज इक्वल टू एल पे क्या होगा, जब के इज इक्वल टू एल होगा इसमें, तो क्योंकि आई तो आई की इक्वल है, तो के इज इक्वल टू एल पे ये हमारे पास किसकी डिफिनेशन बनेगा, ये तो क्रोनिकल डेल्टा की डिफिनेशन बन रही है। अगर आप इसमें देखें, ये वाली अगर मैं यहाँ पे ज़रा इसमें दोबारा राइट करूँ, तो ये x, क्योंकि हमारे पास एक साइड तो ये थी और दूसरी साइड जो है ना हमने इसको सेल्फ मल्टीप्लिकेशन किया तो ये साइड बन गई। इसको हम प्रोसीड कर रहे हैं इस साइड पे और ये जो चीज़ें हम इस साइड पे चला रहे हैं, ठीक है। तो लेमडा आई के, अब हमने लेमडा को इकट्ठा कर लिया और एक्स के और एक्स एल को इकट्ठा किया है। यहाँ पे देखें, जो एक्स के इज इक्वल टू एक्स एल यानी के इज इक्वल टू एल होगा, तो जब के इज इक्वल टू एल होगा तो इसमें हमारे पास जो समेशन है वो ड्रॉप कर लेंगे, आई और आई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये तो सम, इसके ऊपर सम है, तो हमारे पास हम लिखेंगे एस इंटू के एंड एल। तो ये कब, जब के इज इक्वल टू एल हो जाएगा तो तब ही हमारे पास ये साइड और ये एक्स के और एक्स एल इक्वल होगी, क्योंकि ये तभी एक्स स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास ये तब इक्वल होगा। मीन जब ये चीज़ क्रोनिकल डेल्टा की इक्वल हो, के इज इक्वल टू एल हो, ये वाली फार्म हो, तो तब ही हमारे पास क्या बनेगा, लेमडा आई के लेमडा आई एल इज इक्वल टू डेल्टा के। यहाँ पे थोड़ा आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेमडा आई जे यहाँ पे आई के इज इक्वल टू जे के, यहाँ इंडिसेस डिफरेंस है, लेकिन बाय द डिफिनेशंस ये चीज़ हमारे पास ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें यहाँ पे देखें लेमडा आई जे लेमडा आई के लेके और यहाँ पे क्या लेमडा आई के लेमडा आई एल, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना क्योंकि आई यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स है इसका इक्वल है और इसका, इन दोनों की फर्स्ट इंडेक्स इक्वल है, यहाँ पे भी इनकी फर्स्ट इंडेक्स इक्वल है। जो सेकंड जे इज इक्वल टू के होगा, यहाँ पे जे इज इक्वल टू के, तो जे इज इक्वल टू के पे ये क्या हो जाएगा 1। तो ये मतलब तब एक्स जे स्क्वायर, इस एक्स जे स्क्वायर ये तब बनेगा जब के इज इक्वल टू एल होगा, तो ये के इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू जे लिख देंगे तो एक्स जे स्क्वायर और एक्स जे स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। तो लेंथ तब ही अनवेरिएंट रहेगा जब हमारे पास ये किसकी इक्वल हो, क्रोनिकल डेल्टा की, क्योंकि के इज इक्वल टू एल जो कि क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन बन रही है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ और मज़ीद जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट